देखो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं, ठीक है। कल अब मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवाए थे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या काम करता है। देखो कंस्ट्रक्टर होता क्या है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर। ये तो पता है कि फंक्शन के जैसा होता है, क्लास के नेम के जैसा उसका नेम होता है, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ये सब तो पता है। लेकिन है क्या कंस्ट्रक्टर, जरूरत क्यों है कंस्ट्रक्टर बनाने की? ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है। क्लास फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास फंक्शन होता है, क्लास के अंदर ही यूज किया जाता है। क्लास के बाहर उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरी चीज, क्या काम करता है? यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए अपन काम में लेते हैं। भाई ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ वैल्यू देते हो, अभी तक तो अपन ने आज तक ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू दी नहीं है। जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तब कभी वैल्यू देते हो क्या? कभी अपन ने जैसे ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, किसी फंक्शन को कॉल किया, सपोज करो एबीसी नाम का फंक्शन है, ऐसे करते हो। जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, सपोज क्लास का नाम है कैपिटल ए और ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, तो क्या कभी यहाँ वैल्यूज दी है क्या? कभी नहीं दी ना। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ये यही करते हैं। अब बात करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन की। अपन जब ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्टर काम करता है। ये जो केस है ना, ये है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, ऊपर कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, उसके अंदर वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। अब ये तो है आगे की बात, एक स्टेप पीछे चलते हैं। कंस्ट्रक्टर जब बनाते हैं तभी ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट को वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है। अब देखो, क्लास फंक्शन होता है यूज फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाओगे, कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है? देखो सबसे पहले तो पहला की पॉइंट क्या है, इसका नेम जो होता है वो क्लास के नेम के जैसा होता है। दूसरी चीज, नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। कल लिखवाया था भाई, एक तो क्लास के नेम के जैसा होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाय डिफॉल्ट, if you don't create any constructor, compiler automatically create a default argument constructor at the time of object definition। जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना देगा। देखो जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बोलते हैं, उसका रीजन बता देता हूँ। तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। पहला कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जिसको आप लोग जीरो आर्ग्यूमेंट बोलते हो। दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड। और तीसरा होता है कॉपी। अब देखो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, जब आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते हो ना, जब कोई पैरामीटर नहीं देते हो, सपोज आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, जिसको आप लोग जीरो आर्ग्यूमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता है, तो हम कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं करते हैं, ठीक है।
दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड। अब देखो, आपने पढ़ा होगा वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, थ्री आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ये जो वन आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यूमेंट, थ्री आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, ये कैटेगराइज्ड होते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब है जिसके अंदर आप पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर ही आते हैं वन आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यूमेंट, थ्री आर्ग्यूमेंट, कितने भी आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, आप जब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करता है, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। अब उसके लिए जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, क्लास। जो क्लास हो गई वो एज एन जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर काम करेगा, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास ही तो कॉल होगी ना। जब आप जीरो आर्ग्यूमेंट, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब क्लास ही तो कॉल होगी। और जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम एज क्लास होता है। तो देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर ही तो कॉल हो रहा है, तो वही बात है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कैसे करते हैं, देखो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने का तरीका है, ये आपका कंस्ट्रक्टर नेम हो गया, ठीक है। सिंटैक्स अगर मैं बात करूं, कंस्ट्रक्टर नेम, सबसे पहले तो इसके ब्रैकेट्स, ये इसकी बॉडी होगी, ठीक है। ये बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर है, ये इसका सिंटैक्स है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई सेमीकोलन नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, जैसे एक तो फंक्शन के अंदर हम क्या करते थे, डेफिनेशन और डिक्लेरेशन करते थे, वैसे ही आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस वाले केस में दोनों चीजें हो रही है, डेफिनेशन भी हो रही है, डिक्लेरेशन भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही है। अब जैसे मान लो मुझे डेफिनेशन अलग करनी है, डिक्लेरेशन अलग करनी है, तो फंक्शन के अंदर कैसे करते थे, फंक्शन के अंदर क्लास का यूज करके करते थे, क्लास का यूज करके। जैसे क्लास के अंदर पहले तो क्या बना लिया आपने, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया। कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर कर दिया, जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम है ए, ब्रैकेट स्टार्ट, डिक्लेयर हो गया, डिफाइन हो गया, डिफाइन हो गया ना। अब डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर का मतलब उसको बनाना है, उसकी बॉडी डिक्लेयर करनी है, ये तो डेफिनेशन हो गई, सॉरी ये डिक्लेरेशन हो गई। अब डेफिनेशन करनी है, मतलब उसके अंदर उसकी वैल्यूज, मतलब जो भी आपको बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट करना है, वो कैसे क्रिएट करोगे, क्लास का नेम, क्लास का नेम आ जाएगा सबसे पहले तो, हाँ हाँ, किस टाइप से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इस टाइप से, ये आएगा सेमीकोलन डायरेक्ट, ये आ गया सेमीकोलन, ये मैंने गलत लगा दिया था, ठीक है। सेमीकोलन आ गया, ये तुम्हारा क्या होगा, डिक्लेरेशन हो गया, ये डेफिनेशन है, ठीक है ना, यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा। इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, अभी तक अपन काम में तो ले रहे हैं इसको भाई, ये डबल कॉलन बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो इसको बोलती क्या है, कुछ बोलते होंगे ना, इस ऑपरेटर का नाम भी तो होगा, याद करो कुछ, स्कोप ऑपरेटर, स्कोप ऑपरेटर, चार ऑप्शन दूं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्लास के थ्रू अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्लास के थ्रू अगर किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो कौन सा ऑपरेटर काम में लिया जाता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काम में लिया जाता है, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख लो। इसका आउटपुट क्या आएगा, मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, लेकिन आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू कोई इनिशियलाइज नहीं करी है मैंने, लेकिन कुछ तो आएगा, वो क्या आएगा वो बता दो। जीरो जावा में आता है, गार्बेज वैल्यू, सही बोल रहे हैं भैया। भाई अपन ने जब कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है ना, तो इसका आउटपुट इन सी प्लस प्लस गार्बेज वैल्यू और जावा के अंदर जीरो आएगा, क्योंकि जावा के अंदर जब आप कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो लेता है, और सी प्लस प्लस के अंदर जब कोई वैल्यू नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू लेता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल बनाया क्लास के अंदर, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद में मैंने पब्लिक कर दिया कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर के अंदर वाई नाम का वेरिएबल बनाया, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू वाई के अंदर चली जाएगी। उसके बाद में मैंने क्या किया, void main ऑब्जेक्ट बनाया ए क्लास के अंदर, और सी आउट ओबीजे डॉट वाई। अब ये क्या तरीका है, जो मैंने वेरिएबल लिया है उसको कॉल किया डायरेक्टली,
डायरेक्टली उस वेरिएबल को कॉल कर, वेरिएबल को कॉल मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब y के अंदर जो भी वैल्यू होगी वहां पे प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता x इक्वल टू 10, अब क्या आउटपुट आता? अब 10 आता ना, अब 10 आता। भाई मैंने x के अंदर 10 डाला, कंस्ट्रक्टर के अंदर आया, कंस्ट्रक्टर के अंदर x के अंदर जो वैल्यू है वो किसके अंदर पास कर दी मैंने? y के अंदर, y के अंदर 10 आ गया, नीचे जाके ऑब्जेक्ट डॉट y। ऐसे कर सकता हूं मैं, गलत नहीं है ये, ठीक है। भाई मुझे डायरेक्टली वेरिएबल को कॉल कराना है, मुझे फंक्शन को कॉल नहीं कराना, तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल को कॉल करा सकता हूँ, कराना। और अगर मेरे को कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है तो क्या मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने की जरूरत है क्या? नहीं पड़ेगी, लेकिन वैल्यू प्रिंट नहीं होगी फिर, क्योंकि मैंने सी आउट नहीं लगाया। समझ रहे हो ना, मैंने सी आउट नहीं लगाया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे, भाई तुम ये कहते हो, बोले सर ये गलत है, ठीक है। अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कराता हूँ डायरेक्टली, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया आपका, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं लगाया अपन, ठीक है। अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पे सी आउट लगा के उसकी वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करा सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये चीज समझ में आई? क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब अगर मुझे इस फंक्शन को ऊपर ही डिक्लेयर करके और फिर इसको डिफाइन करना हो, अभी तो मैंने डिफाइन और डिक्लेरेशन एक ही जगह कर दिया। अगर मुझे डिफाइन करके डिक्लेयर करना हो, सपोज करो क्लास के बाहर डिफाइन करता हूँ और क्लास के अंदर उसको एक्सेस करता हूँ, या क्लास के अंदर उसको डिफाइन करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ और बाहर डिफाइन करता हूँ, तो वो कैसे करूंगा? जैसे फंक्शन करते थे ना हम, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आपका कंस्ट्रक्टर का नेम कैसे लिखते थे? जैसे क्लास नेम है ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आपके कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है? ये। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा क्लास नेम और कौन सा कंस्ट्रक्टर नेम है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नेम के आगे क्या लगा रखा है आपने? पैरेंथेसिस लगा रखे हैं, ब्रैकेट का ध्यान रखना, ठीक है ना। ब्रैकेट का ध्यान रखना, उसके बाद में आ जाएगी आपके कंस्ट्रक्टर की बॉडी, जो भी है उसके बॉडी ऑफ द प्रोग्रामिंग है। ब्रैकेट्स के नाम ध्यान रखना, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स, तीनों का काम क्या है? अलग अलग काम है तीनों के, ठीक है ना। फंक्शंस के अंदर जो होते हैं पैरेंथेसिस यूज लिए जाते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पैरेंथेसिस ही यूज लिए जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया, ये कंस्ट्रक्टर है भाई साहब, ये तरीका ही गलत है, ये क्लास है, ये क्लास है, ठीक है ना। सेमीकोलन हटा दिया, ना कंस्ट्रक्टर है ना क्लास है, दोनों ही गलत है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। अब अगर मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर की बात की है मैंने। अब अगर मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, तो वो कैसे काम करेगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा? सपोज मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया सेम नाम का ए, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ काम किया, ठीक है। दो वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, इंट एक्स और वाई, ठीक है। वो लोकल है, ग्लोबल है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने सी आउट, एक्स के अंदर मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, या छोड़ो, एक्स के अंदर वैल्यू पास नहीं करूंगा मैं, एक्स को मैंने प्रिंट करा दिया, गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद में ए नाम का एक और लिया मैंने, उसके अंदर इंट ए कॉमा इंट बी, दो पैरामीटर पास किए, सी आउट ए और बी को मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मेन फंक्शन पे आता हूँ, ये मैंने क्लास क्लोज कर दी, ठीक है। मेन फंक्शन पे आया मैं, मेन फंक्शन के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कौन सा फंक्शन, कौन सा कॉल हो जाएगा? पहले वाला कॉल हो जाएगा, कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। दूसरा वाला कॉल कराने के लिए क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, ठीक है। ओबीजे वन के नाम से मैंने बनाया, जितने पैरामीटर दे रखे हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, ओबीजे वन, तब क्या होगा? 3 जो है इंट ए के अंदर चली जाएगी, 5 जो है वो इंट बी में चला जाएगा। जितनी वैल्यूज आपने जिस ऑर्डर के अंदर पास किए, उतनी ही वैल्यूज उसी ऑर्डर के अंदर
पैरामीटर्स के अंदर पास होगी और पैरामीटर जो है अपन ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया तो अपने पास में उसका आउटपुट पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है जिस ऑर्डर के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल कराओगे उसी ऑर्डर के अंदर कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर यही चीज मैं ऊपर नीचे कर देता, पहले ये करा देता और फिर इसके नीचे अगर ये करा देता ए ओबीजे, कुछ नहीं किया, तो पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद में जी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है ना, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि पहले वो कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट बना रहा है या नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना रहा है। ठीक है, कॉल करने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर किसी कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल को कॉल करना है तो आप डॉट लगा के उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसा ही मैंने किया था ना नीचे एक्स सी आउट ऑब्जेक्ट नेम डॉट एक्स या वाई जो भी था उसको मैंने प्रिंट कराया था। तो अपन नॉर्मली क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी वेरिएबल को किसी कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट जो भी वेरिएबल नेम है उस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन है, हर बार मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सेम टाइप सेम नाम के ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है या फिर अलग अलग नाम के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे? भाई अभी मैंने ओबीजे और ओबीजे वन बनाया, तो क्या मैं दूसरे वाले को भी ओबीजे बना सकता था क्या? नहीं बना सकता था। पता है क्यों? जब फंक्शन के अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफरेंस यही है कि जब आप वैल्यूज पास करते हो ना, तो यहाँ पे नाम ही इसका ये है, ठीक है ना, क्लास फंक्शन, कि भाई ये क्लास के अंदर काम करता है। जैसे पैरामीटर की वैल्यूज आप उसको दे दोगे ना, तो इसका मतलब उसका डिक्लेरेशन हो चुका है, ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन हो चुका है, उसको आपने वैल्यूज दे दी, इनिशियलाइजेशन हो चुका है ऑब्जेक्ट का, तो वो फिक्स हो गया वहां पे, है ना, उसको मेमोरी मिल चुकी है। आप ऑब्जेक्ट को स्टोरेज देने का काम कर रहे हो एक तरीके से। अभी तक आपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, आपने उसको छोड़ दिया बना के, उसके बाद में उसको मेमोरी दो, अगर आप उसको वैल्यूज दे रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, वो आप उसको मेमोरी दे रहे हो, आप उसको स्टोरेज दे रहे हो। अब उसी स्टोरेज को फ्री करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, डिस्ट्रक्टर यूज करूंगा। डिस्ट्रक्टर यूज करने का बहुत सिंपल तरीका है, उसकी कोई बॉडी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, टिल्ड साइन यूज करना है, ऐसा साइन होता है, टिल्ड साइन लगाया, कंस्ट्रक्टर नेम, जो भी नाम होता है सेम रूल अप्लाई होते हैं इसके ऊपर, जो कंस्ट्रक्टर के ऊपर ऊपर अप्लाई होते हैं वही डिस्ट्रक्टर के ऊपर अप्लाई होते हैं, लेकिन इसका कभी पैरामीटर नहीं होता। डिस्ट्रक्टर जो होता है वो बिना पैरामीटर का होता है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का सिंपल काम है, डिस्ट्रक्टर का काम सिंपल है, जो भी ऑब्जेक्ट को आपने मेमोरी दी है ना, उस मेमोरी को फ्री करने का काम करेगा। ठीक है ना, यूज क्या है इसका, यूज्ड फॉर फ्री मेमोरी दैट अलोकेट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी अलोकेट की गई है उसको फ्री करने का काम करता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर का साइन टिल्ट साइन, टिल्ट साइन बोलते हैं, TILT, ठीक है, टिल्ट साइन बोलते हैं इसको, एस्केप के नीचे वन के ऊपर होता है, ठीक है, वन के साथ में होता है। उसके बाद में आता है आपका कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर नेम। डिस्ट्रक्टर नेम क्या होगा, सेम एज क्लास, ठीक है, सेम एज क्लास होता है, जो भी आपका क्लास नेम है, ब्रैकेट आएंगे और सेमीकोलन आएगा। ठीक है, ये आएगा, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, तो पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, इसका मतलब क्या है, आपने कंस्ट्रक्टर को फ्री कर दिया, जो भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने मेमोरी एलोकेट की थी ना, वो मेमोरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, फ्री हो जाएगी। ठीक है, ये रब कर दूं,
कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। गलत मत कर देना, कहीं ऐसे गिन लो 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट। कई बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ है 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, 3 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, तो वो मत गिन लेना। मेन 3 ही तरह के होते हैं, जीरो आर्ग्यू मतलब डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड और कॉपी, बस। पैरामीटराइज्ड के अंदर ही 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट आते हैं। वो तो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि अपन कितने पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे हैं। जितने पैरामीटर, अगर 1 पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बोलोगे, क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट पास करोगे। 2 पैरामीटर डिक्लेयर करोगे तो 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बोलोगे। 3 पैरामीटर डिक्लेयर करोगे तो 3 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बोलोगे। ठीक है ना, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर 3 है। अच्छा कौन सा आएगा? कौन कौन है भाई सी के साथ? कंफर्म? हाँ सर। क्यों भाई, अलोकेट द मेमोरी क्यों नहीं हो सकता वेरिएबल को? क्या हुआ सर? कंफ्यूज? कोई नहीं, समझा देंगे। देखो, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, अभी मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन का काम करता है। बिना कंस्ट्रक्टर के आप ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट को वैल्यूज नहीं दे सकते। तो सिंपल सी बात है भाई, जहां पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन की बात है कि वहां पे एक ही चीज समझ में आती है कि कंस्ट्रक्टर ऊपर बना हुआ है। ठीक है। हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो फिर भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन वो जीरो आर्ग्यूमेंट होगा, जिसको आप डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो अलोकेट द मेमोरी ऑफ द वेरिएबल, ये गलत है, वो तो अपन बिना ऑब्जेक्ट के भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, फ्री द स्पेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो काम डिस्ट्रक्टर करता है। ठीक है। तीसरी चीज, प्रोवाइड मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट एंड इनिशियलाइज द वैल्यूज, ये अपना सही है। चौथी चीज, डिस्ट्रॉय ऑल द फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, ये काम कौन करता है? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का काम सिर्फ एक ही नहीं है, डिस्ट्रक्टर का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट की मेमोरी को ही फ्री करेगा। डिस्ट्रक्टर सब कुछ खत्म कर देता है। आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यूज डाली है, उसको फ्री कर देगा। आपने कोई फंक्शन बनाया है, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज डाली है, उसको फ्री कर देगा। कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी डाली है, उसको फ्री कर देगा। एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग, जो क्या करता है, पूरे ऑल ओवर द प्रोग्राम होता है, उसकी पूरी फंक्शनलिटी को डैमेज कर देता है। यानी कि कहने का मतलब है, जो पूरी प्रोग्राम के अंदर जो आपने फंक्शनलिटी लगाई है, जो भी कोडिंग की है, जो भी फंक्शन बनाए हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाली है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो जो भी उनको मेमोरी मिली है ना, रन टाइम के ऊपर या स्टैटिक टाइम पे, कंपाइल टाइम पे, उस सबको क्या कर देगा? फ्री कर देगा। ठीक है ना, डिस्ट्रक्टर का काम ये है। लिख लिया क्वेश्चन? इसको लिख लो एक मिनट। मेमोरी एलोकेशन के लिए काम में आता है ऑब्जेक्ट को, आप मेमोरी, डिस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर तो मेमोरी फ्री करने का काम करता है। डिस्ट्रक्टर का काम यही है। कभी भी डिस्ट्रक्टर के नीचे दोबारा से है ना उसी ऑब्जेक्ट को कॉल करा के देख लेना। जैसे अपने अभी यहाँ पे प्रोग्राम बनाया था, उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अगर उसके नीचे मैं डिस्ट्रक्टर बना देता और फिर वापस उसी ऑब्जेक्ट को यूज कर लेता ना, तो वो काम में नहीं आता, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को वो, उसकी मेमोरी डैमेज कर चुका होता है, ऊपर जो भी मेमोरी उसको अलोकेट हुई होती है उसको फ्री कर देता है। ऑर्डर उल्टा मतलब कैसे? हाँ, डिस्ट्रक्टर काम करता है, नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। जो सबसे पहले मिलेगा, जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फ्री करेगा, फिर उसके बाद में अगर ऊपर फंक्शन बना रखा है तो फंक्शन को फ्री करेगा, फिर उसके बाद में जो अंदर वेरिएबल्स है उनको फ्री करेगा, ऐसे फ्री कर, बॉटम टू टॉप। हाँ, तो तीनों कंस्ट्रक्टर के लिए फिर तीन ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे अलग अलग, है ना? हाँ, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच चलती है। और सी प्लस प्लस के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भाई सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो कौन सी अप्रोच पे काम करता है, टॉप टू बॉटम करता है कि बॉटम टू टॉप करता है? तो बॉटम टू टॉप कंपाइलर जो होता है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है। ये मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है ना? विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास? डी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। नाम ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ये भी कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है ना? ये क्या चीज है? टर्नरी को और क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है ना, जहाँ पे आप इफ एल्स काम में लेते हो ना, वो इफ एल्स का ही काम करता है। ठीक है ना? क्वेश्चन से, क्वेश्चन मार्क से पहले तो कंडीशन लग जाती है, क्वेश्चन मार्क के बाद में और
कॉलन से पहले फर्स्ट कंडीशन, कॉलन के बाद में सेकंड कंडीशन, ये पता है इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद में ट्रू पार्ट, और फिर फॉल्स पार्ट, और इसके आगे सेमीकोलन। आगे सेमीकोलन भी लगता है क्योंकि उसके आगे ना आ जाए, क्योंकि अपने क्या होता है, इफ एल्स के बाद में भी बहुत सारी कंडीशंस अपन लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। चाहे फंक्शन हो या कंस्ट्रक्टर हो, दोनों को ही अगर किसी में किसी को भी आपको बाहर एक्सेस करना है, क्लास के बाहर अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हो, तो कौन सा ऑपरेटर यूज लोगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काम में लेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंगल जो होता है कॉलन, ये किस लिए काम आता है, कॉलन किस लिए काम में लेते हैं, कॉलन, कॉलन भी तो काम में लेते हैं, इनहेरिटेंस में काम में लेते हैं। जो कॉलन होता है वो इनहेरिटेंस में काम आता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में असाइन करने के लिए अपन इसका यूज लेते हैं, ठीक है ना। लिख लो, विच वन इज राइट सिंटेक्स फॉर कॉल एनी वेरिएबल यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर अपन को किसी वेरिएबल को कॉल करना है तो कौन सा राइट सिंटेक्स है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि वेरिएबल के आगे कभी भी पैरेंथेसिस नहीं आता, पैरेंथेसिस नहीं आते, ये नहीं आते, ठीक है ना। सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट स्पेस वेरिएबल, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल डॉट ओबीजे, ये भी नहीं हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर है। फोर्थ है ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, ये राइट सिंटेक्स है कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देके आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल को कॉल करा रहे हो। अच्छा, ऑब्जेक्ट ये सिर्फ कहां पॉसिबल है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर में पॉसिबल है। आप बिना कंस्ट्रक्टर के फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसका रीजन है, ये वाली चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर में पॉसिबल है, फंक्शन में पॉसिबल क्यों नहीं है वो बता देता हूं। क्योंकि फंक्शन का जो नेम होता है वो कभी भी क्लास के नेम के जैसा नहीं होता। अगर आप फंक्शन का नेम ही क्लास के नेम के जैसा बना दोगे तो फंक्शन थोड़ी रहेगा फिर, समझ रहे हो। और फिर उसमें एरर भी आएगी। उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि फंक्शन के पहले आप रिटर्न टाइप यूज करोगे। अगर आप फंक्शन बना रहे हो और उसके आगे आपने रिटर्न टाइप ले लिया और उस फंक्शन का नाम क्लास के नेम के जैसा ले लिया, तो गलत हो गया ना, ना तो वो कंस्ट्रक्टर है ना वो फंक्शन रहा। क्योंकि फंक्शन का नेम कभी भी क्लास के नेम के जैसा नहीं होगा, प्लस उसके साथ में रिटर्न टाइप यूज होगा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप यूज नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये वाला जो सिंटेक्स है सिर्फ कंस्ट्रक्टर पे अप्लाई होता है, ना कि फंक्शन पे, ठीक है ना। ऑप्शंस लिख लो, ये जो मैंने बताया वो भी लिख लेना अपने कॉपी के अंदर कि भाई दिस सिंटेक्स इज ओनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर बिकॉज ऑफ दिस, because we can't use it in function, because function name has always an return type. कौन सी वाली प्रॉपर्टी ट्रू है, has an return type, has many parameters, it can call without object,
इट कैन वर्क एज एन डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर की तरह काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्टर कभी भी डिस्ट्रक्टर की तरह काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज, इट कैन कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू तो ये कॉल ही नहीं होगा, ठीक है ना। बिना ऑब्जेक्ट के तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट जब तक नहीं बनाओगे, जब तक क्लास नहीं चलेगी, क्लास नहीं चलेगी तो कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला रिटर्न टाइप कभी होता नहीं है। बचा ये हैज मैनी पैरामीटर्स, और पैरामीटर हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आपको पैरामीटर रखना है, हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिखा हैज मैनी पैरामीटर्स, उसके और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ में डिस्क्रिप्शन भी मांग लिया है मैंने, ठीक है ना, कि अगर ये है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। हाँ हाँ, पैरामीटर नहीं होते हैं। नहीं, अगर पैरामीटर, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई डिक्लेयर करना, मैंने नहीं बोला कि जो पैरामीटर है वो डिक्लेयर करना जरूरी है क्या। मैंने ये पूछा है कि जो पैरामीटर्स आप पास करते हो उनके डेटा टाइप्स डिक्लेयर करना जरूरी है क्या, मैंने ये पूछा है। इज इट कंपलसरी टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स टू पैरामीटर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप पैरामीटर पास करते हो तो उसके डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करना जरूरी है क्या। भाई जो भी कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे, सपोज मैंने ए नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ एक्स कोमा वाई, सही है ना। सही है क्या? मैंने बोला है कि ये सही है क्या जो मैंने पैरामीटर पास किए हैं, नहीं है ना। क्यों नहीं है? इसके डेटा टाइप्स नहीं है, ठीक है। डेटा टाइप्स पास करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप इसके अंदर वैल्यूज डालोगे तो, हाँ, कंपाइलर को कैसे बताओगे कि किस टाइप की वैल्यू डालनी है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है ना। वो है बात। भाई देना जरूरी है, इसका आंसर है यस। क्यों? क्यों देना जरूरी है? क्योंकि जब तक डेटा टाइप नहीं दोगे तब तक किस टाइप के आर्गुमेंट्स पास करोगे, और आर्गुमेंट पास भी करोगे तो कंपाइलर को कैसे बताओगे कि कौन से आर्गुमेंट्स आपने पास किए। समझ रहे हो? हाँ, तो वैलिड होता कि भाई मैं ये पूछता कि भाई क्या पैरामीटर्स पास करना जरूरी है क्या। मैं इट इज कंपलसरी टू डिक्लेयर पैरामीटर्स, मैं ये पूछता अगर कि भाई पैरामीटर्स डिक्लेयर करना जरूरी है क्या कंस्ट्रक्टर में, तो वो नहीं है। आप जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, ठीक है ना। इनमें से क्या कोई भी सही है क्या? कोई भी सही है क्या इनमें से? जरूरी नहीं है सही हो, सारे ही सही हो क्या, कोई भी सही है क्या? क्या
कंस्ट्रक्टर मैंने ये बोला है कि इनमें से कौन सा राइट सिंटेक्स है। अगर मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिसके अंदर दो पैरामीटर है इंटीजर टाइप के, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, मैं, हाँ मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है दो पैरामीटर का, ठीक है, उसकी वैल्यूज को पास कराना है। तो क्या इनमें से कोई भी सिंटेक्स सही है क्या? क्यों? डॉट यूज हो रहा है तो सही कौन कौन? अभी मैंने देखा था कि हाँ सही है, ऐसे कोई कुछ बोल रहा था। डॉट कहीं भी यूज नहीं होता है। डॉट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए डॉट की जरूरत कब से पड़ने लगी भाई? कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कभी भी डॉट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सिंपल सिंटेक्स ये है, जो भी आपका क्लास नेम है, भाई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, साफ है, चारों गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्लास नेम, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद में दो वैल्यूज, सिंपल, ये तरीका है। ये कौन सा तरीका है पता है क्या? अगर इस कंस्ट्रक्टर की जगह अगर मैं फंक्शन कर देता हूं ना, तब ये तरीका सही है। ये डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर और फंक्शन के अंदर, ठीक है। फंक्शन के लिए आपको डॉट की जरूरत पड़ेगी, फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको डॉट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम ब्रैकेट में उसकी वैल्यूज जिसके दो पैरामीटर पास किए हुए, तब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो आपको डॉट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर दो वैल्यूज, तो टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन मिलेंगे जब चेक करोगे नेट पे। लेकिन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ भी खतरनाक नहीं। आप कंस्ट्रक्टर ले लो, डिस्ट्रक्टर ले लो, इनहेरिटेंस ले लो, मतलब जो सी प्लस प्लस के जितने कुछ टॉपिक्स है ना, जिनमें थ्योरेटिकल कुछ बन सकता है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा टिपिकल हो। आप फंसोगे कहाँ? प्रोग्रामिंग में। ये मैं आपको कह रहा हूँ। देखना प्रोग्राम उठा के। तो प्रोग्रामिंग अपनी स्ट्रांग रखो थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि अगर चार क्वेश्चन भी प्रोग्रामिंग के आ गए ना, समझ रहे हो ना,